हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सोशल साइंस के लोकतांत्रिक राजनीति के लेसन नंबर 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। बच्चों, पार्ट 7 में हमने 2 या 3 अंक वाले 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। आज हम प्रश्न नंबर 11 के साथ शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विपक्ष में कोई 2 तर्क दीजिए। उत्तर, पॉइंट नंबर 1, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। पॉइंट नंबर 2, निर्धन व्यक्तियों को मतदान का अधिकार देना ठीक नहीं है क्योंकि वे इसे बेच देते हैं। पॉइंट नंबर 3, अशिक्षित व अज्ञानी लोगों को मतदान का अधिकार देना उचित नहीं है क्योंकि वे देश व शासन की जटिल समस्याओं को नहीं समझ सकते। इसलिए मतदान का अधिकार केवल शिक्षित लोगों को ही मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में कोई 2 तर्क दीजिए। उत्तर, पॉइंट नंबर 1, लोकतंत्रीय देशों में कानून का शासन होता है। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होते हैं। इसलिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रजातंत्र की भावना के अनुकूल है। यह एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर आधारित है। पॉइंट नंबर 2, लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जनता में ही निहित है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के होते हुए सभी लोग यह समझने लगे हैं कि राज्य उनका है, उनके लिए है और उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, आधुनिक लोकतंत्र अप्रत्यक्ष क्यों होते हैं? कोई 2 कारण बताइए। उत्तर, पॉइंट नंबर 1, क्षेत्रफल के विचार से आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों का आकार बहुत बड़ा होता है। ये राष्ट्रीय राज्य प्राचीन यूनानी नगर राज्यों की भांति एक नगर विशेष तक सीमित न होकर सारे देश में फैले होते हैं। पॉइंट नंबर 2, दूसरे आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों की जनसंख्या प्राचीन नगर राज्यों की तरह हजारों में न होकर करोड़ों में होती है। इसलिए इन राज्यों के करोड़ों नागरिक शासन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। प्रश्न नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF पर संक्षिप्त नोट लिखिए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सरकारों को आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराता है। यह विश्व के किसी भी देश को उधार देने वाली सबसे बड़ी संस्था है तथा यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। इसके सभी 188 सदस्य देशों को मतदान का समान अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रत्येक देश IMF में जितने धन का योगदान देता है उसी अनुपात में उसके वोट का भी वजन तय होता है। मुद्रा कोष के 52% से अधिक वोटों पर सिर्फ 10 देशों अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इटली, सऊदी अरब, कनाडा और रूस का अधिकार है। बाकी 178 देश इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फैसलों को ज़्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं। प्रश्न नंबर 15 है, 1980 के बाद लोकतंत्र की ओर तेजी से कदम बढ़े, व्याख्या कीजिए। उत्तर, 1980 के उपरांत लातीनी अमेरिका के कई देशों में
लोकतंत्र का पुनर्जन्म होने लगा। सोवियत संगठन के विघटन ने इस प्रक्रिया में और तेजी ला दी। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के कई पड़ोसी कम्युनिस्ट देशों पर नियंत्रण किया हुआ था। 1989 से 1990 के दौरान पोलैंड सहित कई अन्य देश सोवियत संघ के नियंत्रण से मुक्त हो गए। 1991 में सोवियत संघ भी विघटित हो गया। सोवियत संघ कई गणराज्यों से मिलकर बना था। सभी घटक गणराज्य स्वतंत्र देश बन गए। हाल ही में आज़ाद हुए गणतंत्रों में से अधिकतर ने लोकतंत्र को अपना लिया। इस प्रकार पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ के नियंत्रण की समाप्ति एवं सोवियत संघ का विघटन विश्व के राजनीतिक मानचित्र में बड़े बदलाव का कारण बने। इसने लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना में और तेजी ला दी। प्रश्न नंबर 16 है, आयंदे के समर्थकों के साथ पिनोशे के शासन में कैसा व्यवहार किया जाता था? उत्तर, पिनोशे की सरकार की प्रकृति तानाशाही थी। क, इसने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के इच्छुक आयंदे समर्थकों को यातनाएं दी और मार डाला। इनमें जनरल वेसेले भी शामिल थे, जिन्होंने फौजी तख्तापलट में भाग लेने से मना कर दिया था। ख, सेना द्वारा 3000 से अधिक लोग मार डाले गए। ग, बहुत से लोग लापता पाए गए। बच्चों, अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्न नंबर 1, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। उत्तर, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, सरकार के गठन में लोगों की भूमिका। लोकतंत्र में सरकार के गठन और निर्णय लेने में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 2, राजनीतिक आज़ादी। लोकतंत्र में सभी वर्गों के लोगों को राजनीति में हिस्सा लेने, चुनाव लड़ने एवं मतदान करने की पूर्ण आज़ादी होती है। नंबर 3, सरकार का निश्चित कार्यकाल। लोकतंत्र में सरकार का गठन एक निश्चित अवधि के लिए होता है। उस अवधि के बाद सरकार को पुनः जनता से जनादेश हासिल करना होता है। नंबर 4, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में निश्चित अवधि के पश्चात स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं। नंबर 5, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लोकतंत्र में सभी वर्गों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। नंबर 6, कानून का शासन। कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितने ही शक्तिशाली पद पर आसीन क्यों न हो, कभी भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। लोकतंत्र में कानून सभी के लिए समान होता है। प्रश्न नंबर 2, हमारे प्रजातंत्र एवं लोकतंत्र की कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं? उत्तर, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, परंतु यह उतना सबल नहीं है जितना कि होना चाहिए। इसकी निम्नलिखित समस्याएं अथवा बाधाएं हैं। नंबर 1, जातिवाद, प्रांतीयता तथा भाषावाद। जातिवाद, प्रांतीयता तथा भाषावाद आज हमारे प्रजातंत्र की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। प्रत्येक जाति का सदस्य
योग्य व्यक्ति को वोट देने के स्थान पर अपनी जाति के व्यक्ति को मत देता है। संसद में प्रत्येक प्रांत के प्रतिनिधि अपने प्रांत के ही विकास कार्यक्रमों पर बल देना चाहते हैं। भाषा के नाम पर देश में अनेक दंगे फसाद होते हैं। ये सभी बातें हमारे प्रजातंत्र के लिए अभिशाप हैं। नंबर 2, सांप्रदायिकता। हमारे देश में आए दिन सांप्रदायिक झगड़े होते हैं। ये लक्षण हमारे प्रजातंत्र के लिए अशुभ सिद्ध हुए हैं। नंबर 3, मताधिकार का दुरुपयोग। हमारे मतदाता अपने मत का उचित ढंग से प्रयोग नहीं करते। कुछ मतदाता धन के प्रलोभन में अपना मत गलत उम्मीदवार को दे देते हैं। परिणाम स्वरूप कई बार अयोग्य व्यक्ति चुन लिए जाते हैं। नंबर 4, आर्थिक असमानता तथा निर्धनता। आर्थिक असमानता भी हमारे प्रजातंत्र की एक बड़ी समस्या है। नंबर 5, शिक्षा का अभाव। हमारे देश की अधिकांश जनता अशिक्षित है। यह भी हमारे लोकतंत्र के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। नंबर 6, सामाजिक कुरीतियाँ। हमारे देश में मदिरापान, पर्दा प्रथा तथा दहेज प्रथा आदि बहुत सी सामाजिक बुराइयां विद्यमान हैं जो प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक हैं। नंबर 7, उचित न्याय का अभाव। प्रजातंत्र की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि लोगों को उचित न्याय प्राप्त हो, परंतु भारत की न्याय प्रणाली में असंख्य दोष हैं। लोग सुगमता से न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।